हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, इसी तरह आज के लेक्चर में देखेंगे रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस और रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने बताया था कि आज का हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन। बिल्कुल। अब रेस्पिरेशन शब्द से दो चीजों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज ना होइए। जैसे कि मैं बता दूं तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कई बच्चे इस रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग समझ लेते हैं। ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग है क्या? ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। मतलब इनहेल करना, क्या चीज? ऑक्सीजन को इनहेल करना प्लस एक्सेल करना। एक्सेल करना क्या चीज? CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और O2 को अंदर लेना। ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीथिंग। ठीक है। और ब्रीथिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो दोनों में आपको डिफरेंस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, अगर आप सभी को इतनी बातें क्लियर हैं तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। अपना आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहता क्या है? देखो, सिंपल सी बात है। रेस्पिरेशन कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड। ऐसा प्रोसेस जिससे कोई जीवित ऑर्गेनिज्म क्या करे? यूटिलाइज करे। यूटिलाइज मतलब कि यूज करे। किस चीज का? फूड का यूज करे। क्या, किस लिए? टू गेट एनर्जी। एनर्जी पाने के लिए किसी फूड का यूज करे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस। बात क्लियर है? आज से रेस्पिरेशन आप बता पाओगे कि रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है या फिर वो काम है जिससे हम खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बनवाते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। बात क्लियर है? कितना क्लियर इतनी बात? चल, अगर इतनी बात क्लियर है तो आ जाइए आगे। आगे देखिए, कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो है ना, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में आप सभी के लेवल पे आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा। आपके लेवल पे ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है, या फिर मैं कहूं आपके लेवल पे ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जब ऑक्सीजन जुड़ जाए। आपके लेवल पे मैं बता रहा हूं ऑक्सीजन क्या कहलाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दो तरीके से। क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि जब ऑक्सीडेशन मतलब जब ऑक्सीजन का क्या हो? एडिशन। ऑक्सीजन का जब एडिशन हो जाए, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तब हम कहते हैं क्या? कि प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात इतनी क्लियर है क्या? मतलब O2 का एडिशन, या फिर एक और बात मैं करूं, या तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा हो। ये दोनों ही प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सही है जी, इतनी बात क्लियर है आप सभी को? चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रही है। आगे एनसीईआरटी कह रही है, अच्छा, मैंने बताया था इन सब चीजों को हाईलाइट भी करना था। ठीक है जी, की पॉइंट को हाईलाइट करिए। जहाँ पे यूटिलाइज हो किस चीज को, फूड का यूटिलाइजेशन हो किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। हाईलाइट कर लिया। ठीक है, एक बात और याद रखना है, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। प्लीज इसको आप सभी याद रखिएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा डाकर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रेस्पिरेशन जिसमें इन विच द कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जिसमें कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को बनाने के लिए। क्यों? कार्बोहाइड्रेट क्या है? याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था डाइजेशन में कि हमने क्या खाई थी। हमने तो खाई थी रोटी ना। रोटी क्या है? रोटी क्या है? रोटी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही तो है। चपाती। सही है? चल, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करवाते हैं ताकि वो एनर्जी उससे हम प्रोड्यूस कर सकें। अगर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इमेज बन रहा हो तो याद करो, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करवा के हम बनाते हैं एनर्जी। एनर्जी इन द सेंस मैं कह दूं C6H12O6 क्या है? अरे ग्लूकोज है ना। सही है क्या? चलो, वही कह रहा है कि द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान समझिएगा,
आपकी सेल ना ग्लूकोज को नहीं पहचान पाएगी एनर्जी के लिए, लेकिन आपकी सेल को जैसे ही एटीपी नजर आएगा, जैसे ही एटीपी नजर आएगा मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टी से ट्राई, ट्राई मतलब तीन, टी मतलब तीन, सही है जी, ट्राई, ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब अब आप समझ लोगे, ट्राई मतलब तीन कंपोनेंट, कौन कौन से, इसका मतलब ट्राई और फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप आप जानते ही हो क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4-2, ये फॉस्फेट ग्रुप है, कितने, यही फॉस्फेट ग्रुप कितने होंगे, जब यही फॉस्फेट ग्रुप तीन हो जाएंगे तो इसको ये कहलाएगा एडिनोसिन, ये कहलाएगा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी इज यूज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ATP is used in mitochondria and is released as per need। अब आपकी जो ATP है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, फॉर्मेट होती है, इसका इस्तेमाल तभी होगा जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी किस चीज की, एनर्जी की। आइए कुछ स्टेप्स देखते हैं, कुछ हम आइए स्टेप्स देखते हैं, किस चीज के स्टेप्स देखेंगे हम, रेस्पिरेशन के, आखिर रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, बात क्लियर है क्या। चलिए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, सबसे पहली बात आती है जो कि हाईलाइटेड वाली है कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। याद रखना, आप सीधा 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 ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि हमको ना सीधा सीधा हम क्या करवाते हैं, हम करवाते हैं इस ग्लूकोज का, जस्ट अ मिनट, हम करवाते हैं ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट करवाएंगे किसमें, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, आप सभी को पता है क्या, जी हाँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो ये रहा ग्लूकोज, ये रहा अपना ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड है C6H12O6 को 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड कहलाता है पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, सही है जी। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट है अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, और ये होता कहाँ पे है तोड़ने का काम, साइटोप्लाज्म में, याद रखिएगा ये काम होगा साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल विथ 6 कार्बन एटम, ग्लूकोज मॉलिक्यूल विथ 6 कार्बन एटम, समझ गया क्या, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है कितने कार्बन एटम का है, 6 कार्बन एटम का है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन एटम का है, वो है 6 कार्बन एटम का, इस ट्रांसफॉर्म्ड, आगे चल के बदलेगा, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायरुविक एसिड, जो मैंने अभी बताया आपको, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायरुविक एसिड, बात क्लियर है क्या। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो याद रखिएगा आज से कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन, यही चीज मैंने बोला अभी, हाईलाइट करने वाली बात, ठीक है, आपसे याद रहेगी कि 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है कौन, 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो क्या होता है, जो कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड था जो कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, क्लियर इतनी बात, ये वाली बात हाईलाइट कर लो जो मैंने अभी बताया था, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन, बात क्लियर थी। चल अगर आप सभी को बात इतनी क्लियर है तो आइए आगे चलते हैं, आगे क्या होगा देखें, आगे फैट ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फैट होगा पायरुविक एसिड का, उसका क्या फेथ है, उसको हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। फेथ ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया, आखिर पायरुविक एसिड की किस्मत क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में आगे क्या बनेगा उसको हम देखेंगे। देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, देखिए पायरुविक एसिड जो है क्या है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड अंडरगो फर्दर, पायरुविक एसिड अंडरगो फर्दर ब्रेकडाउन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुविक एसिड आगे और टूटता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में और छोटा तोड़ा जाएगा, एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वेरीज, जो हमारा बचा हुआ मॉलिक्यूल होगा वो बदल सकता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर मैं कहूं स्पेसिफिक रेस्पिरेशन, वो बदल सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक टाइप की रेस्पिरेशन में पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास किस टाइप की रेस्पिरेशन है, टाइप ऑफ स्पेसिफिक रेस्पिरेशन की वजह से वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म को कितनी एटीपी चाहिए या फिर फर्दर हमें कितना तोड़ना है ग्लूकोज को या फिर पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट बात आगे आती है हमारी क्या, कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, रेस्पिरेशन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, यहाँ पे हमको 2 तरीके के रेस्पिरेशन मिल गए हैं। पहला क्या है, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन,
पहला है हमारा एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। पहला रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। आगे हमारा कह रहा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, आखिर रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन में गैसियस का एक्सचेंज होता है, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन और CO2 का। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनटेक मतलब कि ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, कहां से? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और निकालते क्या है? रिलीज ऑफ CO2 गैस, और CO2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ब्रीथिंग। ये बात मैंने बहुत जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी बता दिया था आपको। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। क्या क्या? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का जो अंदर लेना होता है, और रिलीज ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। यही मैकेनिज्म कहलाता है क्या हमारी? यही मैकेनिज्म हमारी कहलाती है ब्रीथिंग। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखिए, आगे कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि एनर्जी को ब्रेक डाउन, तोड़ दिया जाए सेल के अंदर ही, तो वो कहलाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने किसके लिए डिफाइन किया है? जाहिर सी बात है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने हैं, जो एक ही सेल के बने, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो इनमें एक ही सेल बनी है, तो उसके अंदर ही सब कुछ हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो हम उसको बोलेंगे कि मतलब कि लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते जरूर हैं। पहला है एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या? ऐसी रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस बात को याद रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, और इसीलिए हम इस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको हाईलाइट करना बनता है। जी हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हम कहलाएगी क्या? एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, इसमें पायरुविक एसिड अंडरगोज, पायरुविक एसिड जो होती है, जो पायरुविक एसिड होती है, पायरुविक एसिड अंडरगोज कन्वर्जन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट होती है किसमें? पायरुविक एसिड हमारी जो है यहाँ पे कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड पे। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड पे, और रिलीज क्या होता है? रिलीजिंग एनर्जी, और एनर्जी निकलती है। ठीक है इतनी बात। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ एंड होगा ये एक्यूमुलेशन। ठीक है, या फिर कैलकुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल वहां पे कितने निकले हैं वो भी कुछ डिटरमाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, और इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी में सबसे ज्यादा ATP का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन, हमारा क्या कहलाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो वो कहलाएगा एरोबिक नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा जी, इसमें भी पायरुविक एसिड इसमें भी पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा, इसमें भी पायरुविक एसिड कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें? पायरुविक एसिड यहाँ भी कन्वर्टेड इनटू इधर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, डिपेंड करेगा। अगर अगर ईस्ट में हो रहा है ये मामला तो ये इथाइल अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल बनेगा, लेकिन अगर मसल्स में हो रहा है तो ये क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो मतलब इसकी किस्मत डिपेंड करेगा कि ये हो कहाँ रहा है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? आई होप आप सभी को ये दोनों बातें क्लियर होंगी, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, इथाइल अल्कोहल टिपिकली फॉर्म्स इन माइक्रोब्स सच एज ईस्ट। जो इथाइल अल्कोहल है वो ईस्ट में, या फिर वो ईस्ट में बनेगी, या फिर कुछ बैक्टीरिया में। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन सर्टेन माइक्रोब्स एंड मसल सेल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मैंने बता ही दिया। अब ये NCERT का डायग्राम है, और जितना ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है कि 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ा गया है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में तोड़ा गया है, साइटोप्लाज्म में। और यही 6 कार्बन कंपाउंड जब साइटोप्लाज्म में टूट जाएगा, किस साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाएगा, किसमें, 3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ा जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे पाइरुवेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, पाइरुवेट, या फिर इसी को हम कहते हैं पाइरुविक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ा जाएगा और इसी को हम कहते हैं अपना पाइरुविक एसिड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पाइरुविक एसिड। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ये पाइरुविक एसिड है और 3 कार्बन कंपाउंड। अच्छा, मैं सबका बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, जो ग्लूकोज है आप इसका फॉर्मूला जानते ही हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, C6H12O6। देखो ना, 6 कार्बन है इस ग्लूकोज में, इसीलिए इस ग्लूकोज को रहता है 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा और ये 3 कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, देखें, ये है C3H4O3, ये है हमारा पाइरुवेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यही पाइरुवेट अगर अगर ध्यान समझना, दो बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, अब मैंने बोला एब्सेंस है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कम है। तो ऐसे केस में ये ईस्ट में क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल ये पीने वाली दारू होती है। इथेनॉल का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल है C2H5OH। देखो ना, तभी तो इथेनॉल के नीचे लिखा है 2 कार्बन कंपाउंड, देखो ना 2 कार्बन है यहाँ पे। चल, और साथ ही साथ CO2 गैस और एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी बोले तो 2 ATP एनर्जी। एनर्जी मतलब यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट बात है, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, मौजूद ही ना हो, ऑक्सीजन खत्म हो, कहाँ पे होगा ये होगा मसल्स में। और ऊपर वाला जो प्रोसेस मैंने बताया कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे, मसल्स में हो सकता है, या फिर यहाँ बताया था ना कहाँ पे, मसल सेल्स में होगा। दिस प्रोसेस इज इन मसल सेल्स और सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स में होगा, या फिर यहाँ पे। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और देखो ना, लैक्टिक एसिड के नीचे क्या लिखा है, लैक्टिक एसिड के नीचे लिखा है 3 कार्बन कंपाउंड वाला फॉर्मूला। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, इसका इसका फॉर्मूला क्या है, देख लें। इसका फॉर्मूला है C3H6O3। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, सही है जी। चल, और साथ ही साथ एनर्जी, एनर्जी मैंने आपको बता दिया है, ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा मामला, तो घाटे का सौदा, मतलब कि 2 ATP। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात आती है कि जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तब क्या होगा। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो ये प्रोसेस होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। और देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ ही साथ वाटर निकलेगा, साथ ही साथ हमारे को जो चाहिए थी मेन चीज, एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी होगी हमारी सबसे ज़्यादा, दैट इज 38 ATP, मतलब 38 ATP। देखो ना, मुनाफे का सौदा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल मुनाफे का ये सौदा है। ठीक है जी, चल, इतनी बातें आप सभी को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है पेन इन लेग्स वाइल रनिंग। अब जब हम लोग दौड़ते हैं ना तो हमारे पैरों में दर्द क्यों हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड के कंपाइलेशन, मतलब या फिर मैं बोलूँ एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होने पे होता है। ठीक, जब हम इंटेंस रनिंग करते हैं तो ये ट्रिगर करता है किस चीज को, एनारोबिक रेस्पिरेशन को ट्रिगर करता है, किसमें, मसल्स में। मसल्स में, क्योंकि जितनी स्टार्टिंग में हमने थोड़ा बहुत किया तो मजा आया, क्योंकि उसमें जितनी ऑक्सीजन मौजूद थी तो उतना मसल्स काम कर दी एनर्जी देके। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा दौड़ने लगते हैं इंटेंस, तो मसल्स में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन मसल्स क्या यूज करने लगती है, CO2 का इस्तेमाल बढ़ा देती है। ड्रिवन बाय एन इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है तो ये डायरेक्ट बनाने लगता है। द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, जाहिर सी बात है। अब एनारोबिक प्रोसेस जो होगा वो क्या बनाने लगेगा, वो बनाने लगेगा लैक्टिक एसिड, कंट्रीब्यूटिंग टू अ
थ्रोबिंग पेन इन द लेग मसल्स, अब यही लेग मसल्स में लेग्स को बहुत दर्द देता है, ठीक है। रेस्टिंग आफ्टर आफ्टर एक्टिविटी हेल्प इन एलिवेट द पेन कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल। अब लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा हुई थी मसल्स में, आराम करने पे या फिर गर्म कपड़े सेकाई पे ये चीज, इसका दर्द कम हो सकता है, फिर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कुछ बातें जान लेते हैं एटीपी के ऊपर। एटीपी क्या है? एटीपी है, एटीपी सर्व्स एज द एनर्जी करेंसी विद इन द सेल। सेल के लिए एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है, सेल एटीपी को ही पहचानती है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीपी इज एन एक्रोनॉमी, एटीपी इज एन एक्रोनॉमी फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब जो एटीपी है वो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मैंने बता दिया था 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच होते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज जनरेटेड बाय अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन सच एज photosynthesis such as photosynthesis and respiration। मतलब ये बाई प्रोसेस है किसका? दो प्रोसेस से मिलके, कौन कौन सा? एक तो फोटोसिंथेसिस से मिलके, दूसरा रेस्पिरेशन से मिलके तभी ये होता है और तभी बनता है एनर्जी, दैट इज करेंसी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है 3 फॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी, एटीपी मैंने बोला ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, तो उसमें कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। इन फॉस्फेट के जो बॉन्ड है इन एटीपी आर हाई एनर्जी बॉन्ड, ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। एंड देयर ब्रेकिंग रिलीज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इनको तोड़ने पे काफी एनर्जी का फॉर्मेशन या फिर रिलीजमेंट होता है। नेक्स्ट है द रिलीज्ड एनर्जी इज सब्सिक्वेंटली यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब जो एनर्जी निकलती है इनको, इन बॉन्ड को तोड़ने पे, उसी एनर्जी का सेल्स क्या करती हैं? इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। ये पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द ह्यूमन रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रूसियल फॉर ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के रेस्पिरेशन के लिए, हवा को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब CO2 छोड़ने के लिए, O2 लेने के लिए, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ ए वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एसेंशियल फॉर इफिशियंट ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, इसलिए तो हम लोग किसको बोलते हैं? लंग्स को बोलते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है लंग्स के रूप में, तभी तो इतना अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो पाता है हमारे में। Breathing involves inhalation, that is inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide। मतलब जो ब्रीथिंग होता है वो खुद में इन्वॉल्व करता है अंदर लेने का किस चीज को? ऑक्सीजन को, और बाहर निकालने का किस चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड को। बात क्लियर इतनी? गैस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स, जो गैसियस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है लंग्स में, फेफड़ों में, ठीक। वेयर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, और यहीं पे ऑक्सीजन जो है हर सेल्स को मिलती है, सप्लाई की जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कि हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है, हर एक सेल में एनर्जी बनती है। कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ सेल फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल का फंक्शन जो होता है वो काम वहां पे हो पाता है। आइए देखते हैं हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, ठीक है। देखो, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द नोज नसल कैविटी, क्या क्या है इसमें इन्वॉल्व होती है, मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूं। नोज नसल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, इसी को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वलाई। याद रखिएगा ये सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा है मैंने, इसको तो याद जरूर रखना है। देखिए सबसे पहले नॉस्ट्रिल, जो नाक का छेद होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल, जिसको हम नोज बोलते हैं। ये रहा, ये आगे का ये रहा नॉस्ट्रिल्स, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये रहा नॉस्ट्रिल। उसके बाद नजल कैविटी, नजल कैविटी, ये जो है नाक का ये जो रास्ता है नाक, ये है क्या है? नजल कैविटी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है ये फेरेंक्स, ये वाला पार्ट। देन आता है लैरिंक्स, याद रखिएगा ये लैरिंक्स को ही हम क्या बोलते हैं? इस लैरिंक्स को ही हम एक और नाम से बोलते हैं, बेसिकली को बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स भी, क्योंकि आप कभी इसको टच करना बोलते टाइम यहीं पे वाइब्रेशन, यहीं से आवाज बनती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्रैकिया,
ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, मतलब हवा हवा वाली पाइप, ठीक है। इस ट्रैकिया को कंट्रोल करता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की एक छल्ले होते हैं कार्टिलेज के, ये उनको काबू में रखते हैं ताकि उनमें ज्यादा, मतलब कि वो ज्यादा स्ट्रेच ना हो ज्यादा चिल्लाने पे, ठीक है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज के बाद आते हैं ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन उसके बाद एल्वेलाई या फिर एल्वेलर सैक। कुल मिला के ये हमारा ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप लोग जरूर याद रखें, इसी ऑर्डर में एयर पास होती है अंदर तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं एंड एल्वेलाई आर इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है। जो ब्रोंक्यूल्स हैं, मतलब ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई, देखो ना ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, मतलब इनका सिस्टम कुछ ऐसा ही है। देखो इस वाले में ये क्या है, ये अपना ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स है, और ये जो फूला हुआ ये क्या है, एल्वेलाई, ये है एल्वेलाई। याद रखिएगा, आज के बाद मैं कभी भी बोलूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ लंग्स, तो आप बोलिएगा यूनिट ऑफ लंग्स होता है एल्वेलाई। जैसे हम सबसे छोटी चीज पूछते हैं क्या है बॉडी में, तो आप बोलते हो कोशिका यानी कि सेल, उसी तरह लंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है एल्वेलाई, ठीक। देन नेक्स्ट चीज है अपना रिब केज। रिब केज क्या होता है, जो हड्डियों की केज होती है, जो पसलियां होती हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो कंट्रोल करते हैं अपने लंग्स को। देखो मसल्स एसोसिएटेड विद द रिब केज एंड डायफ्राम ऑल हेल्प इन द इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ गैस। अब ये हमारी यहाँ पे नीचे क्या होती है, ये है जो आपको दिख रही है ना, ये है डायफ्रामिक मसल। सोचो हमारा लंग्स क्या है, एक तरह का बैलून ही तो है। जब बैलून से हवा निकल जाएगा तो डायफ्राम ऊपर धक्का देगी इसको, बैलून को, लेकिन जब अंदर बैलून में हवा भरेगी तो डायफ्राम की मूवमेंट नीचे। मतलब लंग्स में हवा भरेगी तो लंग्स फैलेगा, लंग्स फैलेगा तो डायफ्राम का मूवमेंट नीचे, लेकिन अगर जब हवा बाहर निकलेगी तो बैलून से तो हवा कम होगी, तो ये डायफ्राम ऊपर धक्का देगा, ठीक है। डायफ्राम का ये रहा मूवमेंट। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वेलर सरफेस एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। जाहिर सी बात है, ये जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई से अटैच होती है क्या, इस एल्वेलाई से बिल्कुल ऐसे अटैच होती है हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स। और ये क्या करती हैं आर्टरीज वेन्स, इस एल्वेलाई से CO2 छोड़ती हैं इस एल्वेलाई में, ताकि ये नॉस्ट्रल थ्रू निकल जाए एक्सहेलेशन में, और इन्हीं से हम क्या ले लें, ऑक्सीजन को अंदर ले लें बाय द प्रोसेस इनहेलेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है एल्वेलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वेलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि हम गैसियस का एक्सचेंज कर सकें। याद रखिएगा, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम कहाँ दिया है, NCERT में, और ये डायग्राम किस चीज का है, NCERT का, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, या फिर मैं ओवरऑल बात करूं रेस्पिरेशन, आप सभी को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जो नए बच्चे देख रहे हैं प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सब अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसपोर्टेशन जो होगा क्लास 10th का, बाकी वीडियोज इस पे आती रहेंगी, आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।